जी, आज हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। पहले जितनी भी हमने बातें की वो सारी कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड थी। बेसिकली जो सीएफटी है, इसके मेन पास्टुलेट्स हम देखते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हम स्टडी करते हैं। इसके पास्टुलेट्स की बात करें तो सीएफटी का पहला जो पास्टुलेट है वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो इंट्रैक्शन होती है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है और ये प्योरली आयनिक इन नेचर होती है। पहले हम ये बात कर रहे थे कि शेयरिंग होती है, जो हमने बात की वीबीटी की मदद से। तो उसमें हमने ये बात की कि जो शेयरिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड में होती है, और बाकी जो थीरीज थी वो बेसिकली एक्सप्लेन कर रही थी कोवलेंट बॉन्ड को, कि मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट इन नेचर होता है। जबकि सीएफटी इस बात पर जोर देती है कि जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के दरमियान बॉन्ड होता है वो आयनिक इन नेचर होता है। तो ये इसका मेन पॉइंट है बेसिकली। नंबर टू, सेंट्रल मेटल एटम को एज अ पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर किया जाता है, जबकि जो लिगेंड होता है वो एज अ नेगेटिवली चार्ज उसे कंसीडर किया जाता है। अब होता क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और जो लिगेंड होता है इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो लिगेंड क्या करता है, ये बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स ये इसको डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम का जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है। और इस तरह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक इन नेचर होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है सीएफटी का, कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, अब इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, फिर इनको कैसे हम कंसीडर करेंगे। तो जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं बेसिकली इनमें जो डाइपोल मोमेंट हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो लोन पेयर होता है ना इनका, उसको हम एज अ नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होगी फिर लोन पेयर की डायरेक्शन होगी टुवर्ड सेंट्रल मेटल एटम। कैसे कि ये जैसे न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपके पास इसके पास लोन पेयर है एक, और ये सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, लोन पेयर से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ होगी। ये इसका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये बताता है कि देर इज नो ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल के दरमियान कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ये अगेन उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि जो बॉन्ड होता है ये आयनिक इन नेचर होता है, ये कोवलेंट नहीं होता। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो फाइव, अब आपको पता है ना कि डी जो होता है ये फर्दर 5 ऑर्बिटाल पर मुश्तमिल होता है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 ऑर्बिटाल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। अब इनके नेम है डी एक्स वाई डी जेड एक्स डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड डी जी स्केयर, ये 5 ऑर्बिटाल हैं और इनके ये नाम है। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम, यानी जब ये मेटल एटम अकेला हो, आइसोलेटेड हो, गैसियस फॉर्म में हो, तो इनकी जो एनर्जी होती है, पांचों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। सेम एनर्जी होती है और इसको आप डीजेनरेसी भी बोलते हैं। डीजेनरेसी भी इसे बोलते हैं। डीजेनरेसी का मतलब होता है कि इनकी एनर्जी सेम होती है।
और ये जो डीजनरेसी मेंटेन होती है, ये तभी मेंटेन होती है जब आप स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं। बेसिकली आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे होते हैं ना। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाते हैं तो दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो सकती है। एक आपके पास सिमेट्रिकल हो सकती है और दूसरी आपके पास अनसिमेट्रिकल हो सकती है। अब जब फील्ड सिमेट्रिकल होगी, एक जैसी फील्ड अप्लाई होगी, तो उनकी एनर्जी जो आर्बिटाल्स की होगी वो सेम रहेगी। और जब फील्ड अनसिमेट्रिकल होगी तो डेफिनेटली किसी पार्ट पे फील्ड ज्यादा लग रही है और किसी पार्ट पे फील्ड कम लग रही है। बाहर से एक्सटर्नल सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का बेसिकली। तो जब आप देखते हैं कि अनसिमेट्रिकल में किसी पार्ट पे कम लग रही है फील्ड और किसी पे ज्यादा, तो उसमें स्प्लिटिंग अकर हो जाती है। तो स्प्लिटिंग से क्या मुराद होता है कि जो डी आर्बिटल होते हैं, 5 डी आर्बिटल हैं, ये फर्दर अपने आप को कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ये स्प्लिटिंग डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट ज्योमेट्री के अंदर। ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये स्प्लिटिंग और हो सकती है। यानी ये 5 डी आर्बिटल थे ना, ये 5 डी आर्बिटल थे। आपने जब सिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई की तो इनकी एनर्जी सेम थी, एनर्जी इनकी सेम थी। जैसे ही आपने अनसिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई की, अब ये आपके पास स्प्लिट हो जाएंगे। लेट्स सपोज के दो ऊपर चले गए, हाई एनर्जी में चलेंगे, और 3 नीचे आ गए। तो इसको आप बोलते हैं स्प्लिटिंग हो गई है इनकी। ये तभी ही पॉसिबल होता है जब अनसिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई होती है। 5 डी आर्बिटल कौन से हैं, उनका मैं आपको नाम बताता हूं। देखें, पहला है DXY, फिर आ जाता है DYZ एंड DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। ये 5 आर्बिटाल हैं बेसिकली। अब क्या होता है, सीन क्या है यहाँ पे, कि आपके पास ही इनकी सेम एनर्जी थी। आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो इन सब की जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, एक जितनी इंक्रीज होगी। और ये सब आप देख रहे हैं हाई एनर्जी में चले गए, लो एनर्जी स्टेट से हाई में चले गए। अब यहाँ पे आपने समझना है दो बातों को। ये तो हो गया जब सिमेट्रिकल फील्ड थी कि उन सब की एनर्जी एक जितनी इंक्रीज होगी, ठीक हो गया। अब इनकी हम कुछ शेप्स की भी बात करते हैं कि जो DXY होता है उसकी शेप क्या होती है। यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे वाई। अब जो लोब्स होते हैं ये इन बिटवीन होते हैं, इस तरह से ना, ये इसकी शेप होती है। आर्बिटाल्स जो हैं, लोब्स हैं, वो बिटवीन एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, आगे काम आएगा इसका। इसके बाद जो DYZ होता है, इसकी शेप अगर हम डिस्कस करें तो ये कुछ इस तरह से होती है। इसके बाद हम बात करें DZX की। अब ये देख रही हैं ये सारे तकरीबन सेम है और बिटवीन द एक्सिस हैं, लेकिन एक्सिस इनका डिफरेंट है। ये एक बात आपने नोट करनी है यहाँ पे, कि एक्सिस डिफरेंट है लेकिन शेप इनकी मिलती जुलती है। अब ये जो तीनों के तीनों आर्बिटाल्स होते हैं सर, इनको आप T2G बोलते हैं। T2G बोलते हैं क्योंकि ये बिटवीन एक्सिस होते हैं। और ये जो जी होता है ये सर जिरड के लिए स्टैंड करता है। ये आपको शायद ही कोई बताता हो। जिरड क्या होता है, जिरड वो सब्सटेंस होती है जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। और ये हमने जब स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोर्स देखा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, टी का मतलब होता है ट्रिपली, ट्रिपली डीजनरेट। इसका मतलब होगा T2G का मतलब होगा ट्रिपली डीजनरेट आर्बिटाल्स।
ट्रिपली, ट्रिपल मीन आपको पता चल गया कि तीन। ठीक है, ट्रिपली डी जनरेट आर्बिटाल। ठीक है, और ये जी स्टैंड करता है जिरड के लिए। और जिरड से मुराद वो सब्सटेंस होती है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। और आपको मैंने ये एक बात बताई भी थी कि जो डी होता है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही होती है। आपको याद होगा जब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ी थी। ठीक हो गया, ये बात कर ली हमने बिटवीन एक्सिस वालों की। अब हम बात करते हैं ऑन द एक्सिस, जो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। देखें, ये आपके पास है ऑन द एक्सिस, इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब ये स्क्र से मुराद ये हो गया कि ये जो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं इन बिटवीन नहीं लाई कर रहे हैं, ऐसे समझ लें आप इसको। और जो डी जी स्क्र होगा वो डेफिनेटली जी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये जी एक्सिस है तो ये जी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब ये जो होते हैं सर, इनको आप ईजी बोलते हैं। ठीक है, या इनको डबली डी जनरेट भी बोल देते हैं। ये जो दो आर्बिटाल होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, डबली डी जनरेट भी इनको बोल देते हैं। और ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद सीएफटी का जो लास्ट पॉइंट वो यही है, बार बार वही बात आपको रिपीट करेगा कि जब तक सिमेट्रिकल फील्ड थी तो उनकी एनर्जी सेम थी। जब अनसिमेट्रिकल फील्ड होगी तो एनर्जी जो होगी ऑर्बिटल की वो डिफरेंट हो जाएगी। एनर्जी उनकी डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट होने की वजह से उनके अंदर स्प्लिटिंग आ जाएगी, कुछ की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, ठीक है, इसलिए होता है कि जो आपके पास जब लिगेंड अप्रोच करता है ना इसको, ऑर्बिटल्स को, तो रिपल्शन होती है। लिगेंड अब दो तरह से अप्रोच कर सकता है सर। किस तरह से सर? ऑन द एक्सिस कर सकता है, ऑन द एक्सिस। अब आपने यहाँ पे जो बात है उसको अच्छे से समझना है, या बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन एक्सिस कर सकता है। ठीक है, अब देखें क्या होगा सीन। अगर ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, अब लिगेंड के पास सर नेगेटिव चार्ज होता है, और आपको पता होना चाहिए सर जो मेटल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास भी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब जो मेटल होता है और जो लिगेंड होता है इनकी आपस में रिपल्शन होती है। और इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि अगर तो ये ऑन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है लिगेंड, तो जो ऑन द एक्सिस पर आर्बिटल प्रेजेंट थे, जो एक्सिस के ऊपर आर्बिटल्स प्रेजेंट थे, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी ड्यू टू रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अब वो कौन से थे? वो आपके पास दो थे, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जी स्क्र। अगर ये बिटवीन एक्सिस अप्रोच करता है तो अब सर बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहा है तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी, और इनकी जो एनर्जी होगी वो हाई हो जाएगी। अब इनमें कौन से आते थे? ये आपके पास डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, तो ये आपके पास बिटवीन द एक्सिस आ रहे थे। अब ये स्प्लिटिंग जो होती है ये डिफरेंट ज्योमेट्री के अंदर डिफरेंट होती है। हमने बेसिकली दो ज्योमेट्री को डिस्कस करना है। लिखी तो मेरे पास चार है लेकिन हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, आपको समझाने की खातिर। समझ आ गई तो बाकी भी आप कर लेंगे। दो ज्योमेट्री को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। एक जो है हमारे पास वो है ऑक्टाहेड्रल।
आपको इसका स्ट्रक्चर और शेप, ज्योमेट्री, ये सारी बातें पता हैं। और दूसरी हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल। ये दो हैं जी हमारे पास फेमस। या मैं कोशिश करूंगा एक और भी आपको स्केयर प्लेनर का भी बता दूं, चले देखते हैं। अच्छा, क्या होगा कि आपके पास, हम अब बात करते स्प्लिटिंग पॉसिबिलिटीज की। स्प्लिटिंग पॉसिबिलिटीज के कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखें, दो ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल है। कौन कौन सी? कि जब आप अनसिमेट्रिकल फील्ड अप्लाई करें तो जो दो आपके पास डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये ऑन द एक्सिस अप्रोच करने के ऊपर ये हाई एनर्जी में चले जाएं और बिटवीन एक्सिस वाले वैसे के वैसे रहें। ठीक हो गया। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास ये जो बिटवीन एक्सिस लिगेंड अप्रोच कर जाए। अब बिटवीन एक्सिस लिगेंड अप्रोच करेगा तो डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी जी एक्स, इनकी जो एनर्जी होगी वो सर हाई हो जाएगी। और जो ऑन द एक्सिस वाले हैं वो बिलो, इस इनके नीचे होंगे, उनकी एनर्जी जो होगी वो लो होगी। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये हमने देखनी है। ठीक है, लिगेंड कैसे अप्रोच करता है इसकी भी मैं आपको पिक्टोरियल डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखें, ये मेटल है, इसके ये वैकेंट आर्बिटाल्स थे, वैकेंट आर्बिटाल हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं फर्दर। तो अब ये सर आ रहे हैं लिगेंड अगर, तो ये इसके ऊपर अप्रोच कर रहा है ऑर्बिटल के ऊपर, तो ये ऑन द एक्सिस है। अगर ये अप्रोच कर रहा है बिटवीन एक्सिस यहाँ पे, तो सर ये बिटवीन एक्सिस है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। तो बिटवीन एक्सिस जो ऑर्बिटल प्रेजेंट थे सर, उनके दरमियान रिपल्शन होगी, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। और जो ऑन द एक्सिस प्रेजेंट थे उनके दरमियान रिपल्शन होगी, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते सी एफ टी इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के केस में सी एफ टी क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल के केस में याद रखें, लिगेंड जो होता है वो अप्रोच करता है ऑन द एक्सिस। लिगेंड अप्रोच कहाँ पे करता है? ऑन द एक्सिस। अब जब लिगेंड ऑन द एक्सिस अप्रोच करता है तो क्या होता है? ये 6 हो गए हैं मेरे ख्याल में, सारा ही रेज हो गया। ऑन द एक्सिस जब अप्रोच करता है तो देखें, जो एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल प्रेजेंट थे वो ये वाले थे। एक था डी जी स्क्र और दूसरा था डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। इनकी एनर्जी हाई हो गई और जो बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट थे वो लो एनर्जी पे रहेंगे, उनके दरमियान रिपल्शन कम होगी। तो ये आपके पास डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी जी एक्स, ये होती है स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के केस में। ठीक हो गया। यहाँ पे जो लिगेंड होता है वो ऑन द एक्सिस अप्रोच करता है, बिटवीन एक्सिस अप्रोच नहीं करता। तो इसमें स्प्लिटिंग होती है बेसिकली। और स्प्लिटिंग क्या होती है वो मैंने अभी बता दिया। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। ये डी है, ये जो स्प्लिट होने जा रहा है, मैं इसको फर्दर कन्वर्ट नहीं कर रहा, 5 में आप समझ जाएं। अब ऊपर जो एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है वो एक तो आपके पास डी जी स्केयर है और दूसरा आपके पास है डी एक्स स्केयर वाई स्केयर। और नीचे जो आपके पास प्रेजेंट है वो डी एक्स वाई है, डी वाई जी है एंड डी जी एक्स है। अब क्या होता है कि हम कोई ऐसा इमेजिनरी, मतलब फर्जी नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऊपर वाले और नीचे वालों को अगर ऐड किया जाए तो उनकी एनर्जी जीरो आ जाए। ये जो दरमियान में जो सेंटर है ना,
इसकी जो एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी जो होती है इसकी, हम कंसीडर कर लेते जीरो है। तो ऊपर वालों की एनर्जी ऐसे डिसाइड करेंगे और नीचे वालों की ऐसे डिसाइड करनी है कि उनको ऐड करने के ऊपर जो दरमियान में एनर्जी है वो जीरो निकल कर आए। और ये जो दरमियान में सेंटर होता है इसको आप बेरी सेंटर बोलते हैं। बेरी सेंटर होता है और इसकी जो एवरेज एनर्जी होती है वो जीरो होती है, ये याद रख लें। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर मैं, अब चूंकि ऊपर वाले हाई एनर्जी पे हैं तो इनके साथ प्लस आएगा क्योंकि इनकी एनर्जी हाई है, और नीचे वाले लो एनर्जी पे हैं तो इनके साथ माइनस आएगा। अब अगर मैं ऊपर वालों की एनर्जी हर एक की 0.6 कर दूं तो टू आर्बिटाल हैं तो टू से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी एनर्जी हो जाएगी +1.20 डी ओ। ये जो डेल्टा लिख रहा हूं मैं और इसके साथ ओ लगा रहा हूं, डेल्टा बताता है चेंज इन एनर्जी को, और जो ओ है ये ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर मैं नीचे वाले तीन हैं इनको मैं ऐसे कर दूं -0.0 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इनकी एनर्जी आपको नहीं लगता -1.20 डेल्टा ओ आ जाएगी। तो आप देखें कि ऊपर वालों की एनर्जी प्लस में, नीचे वालों की माइनस में है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने एवरेज एनर्जी डिटरमाइन करवा ली है, तो इन दोनों को ऐड करें तो आंसर जीरो आ जाएगा। क्योंकि जितना ऊपर कर रहे हैं काम उतना ही नीचे कर रहे हैं, मैथ का रूल है, जो प्लस कर रहे हैं उसी को माइनस करें, तो दरमियान में एनर्जी जीरो आ जाएगी। ठीक हो गया। अब एवरेज एनर्जी, ये बेसिकली बेरी सेंटर को एवरेज एनर्जी भी बोल देते हैं, ये बताता है एवरेज एनर्जी। और ये क्या बताता है कि हाउ मच डी आर्बिटाल लाई above एंड हाउ मच डी आर्बिटाल लाई बिलो, कि वो कितना ऊपर लाई कर रहा है और कितना नीचे लाई कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करता है बेरी सेंटर, एवरेज एनर्जी। और टोटल स्प्लिटिंग जो होती है वो डेल्टा होती है, डेल्टा ओ, ये टोटल स्प्लिटिंग होती है, टोटल स्प्लिटिंग होती है ये आपके पास। ठीक हो गया जी। ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल का केस था। अब एग्जाम्पल भी हम देखते हैं फिर आपको मैं फर्दर समझाता हूँ। अब देखें, हमारे पास दो तरह के लिगेंड थे, एक था वीक फील्ड लिगेंड और एक था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इनके केस में अलग अलग से स्प्लिटिंग होगी। अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें से हंट्स रूल किसके ऊपर अप्लाई होगा, वीक फील्ड लिगेंड के ऊपर या स्ट्रॉन्ग के ऊपर? जी, कोई बताना चाहता है आप में से? हाँ जी। वीक पे। वीक पे? क्यों? क्योंकि वो पेयरिंग नहीं होगी ना, वो सेपरेट ऑक्युपाई करेंगे। एग्जैक्टली ठीक बात आपने कही है। वीक पे होगा क्योंकि वीक में पेयरिंग नहीं होगी, जो कल हमने बात डिस्कस की थी। और हंट रूल भी यही कहता है कि पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉलो किए किए जाने चाहिए। ठीक है। और स्प्लिटिंग आपको पता है वीक में लेस होगी, क्यों लेस होगी? क्योंकि वीक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो रिपल्शन भी क्या होगी, कम होगी, तो एनर्जी गैप उनका कम होगा। ठीक हो गया। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, मोर, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन क्या होगी, रिपल्शन भी क्या होगी इसमें, मोर, तो स्प्लिटिंग भी मोर होगी। ठीक हो गया। अब मिसाल देता हूं आपको। साबिरुल्लाह बेटा, आप थोड़ा सा समझने के ऊपर फोकस करें, चैट को कम यूज करें। आप जो टॉपिक है उसको तो समझ लें, आप जॉन टेलर पर पहुंच गए हैं। ठीक है। अब बात क्या हो रही है उसको पहले आप समझ नहीं रहे और जॉन टेलर की अभी बात कर रहे हैं।
ये आपके पास, मैं मिसाल देता हूं आपको, कोबाल्ट +3, ये आपके पास था। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो +3 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करें तो ये आर्गॉन 3d6 एंड 4s0 ये आ जाएगा। एस में इसके 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा और वीक फील्ड लिगेंड में इसकी कैसे सिचुएशन होगी। इसी कोबाल्ट को लेकर चलते हैं। ये उसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। पहले तो आपने सिंगल सिंगल फिल कर दी है। अब देखें, यहां से आपको समझ आएगी बात। आप लोग मुझे बताएं कौन सा वीक फील्ड का केस है, ये ए और ये बी, और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस है जी। कौन सा इसमें वीक है और ए। अम, हाँ जी, बताएं। सर आपने दोनों तरफ सेम सेम नहीं बना दिए। बेटा, यही तो आपको डिफरेंस मार्क करना है ना इसमें। एनर्जी गैप किसका स्ट्रॉन्ग कम। फील्ड मोर स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो बी होगा। हाँ, तो डेफिनेटली ये बात अभी आपको बताई है, उसको आपने मद्देनजर नहीं रखा। तो ये जो है ये वीक फील्ड का केस है, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग कम है, आप देख रहे हैं एनर्जी कम है। ठीक है। और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस है, जैसे कार्बन डोनर लगाओ, कोबाल्ट के साथ कार्बन डोनर कोई लगा हुआ है, यहाँ पे कोई हेलोजन लगा हुआ है, तो ये वीक फील्ड का केस है। अब देखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, समझना है इस बात को। अब एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊपर जंप नहीं कर पाते, वो पेयरिंग करना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयरिंग करना पसंद करते हैं, वो ऊपर जंप नहीं कर पाते। ये बात को समझ लें, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। स्ट्रॉन्ग के केस में रिपल्शन ज्यादा होती है और एनर्जी गैप भी ज्यादा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, पेयरिंग करना चाहते हैं, अनपेयर्ड नहीं होना चाहते। तो इस पे हंड्स रूल फॉलो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग के केस में हंड्स रूल फॉलो नहीं होगा। अब इसमें दो तरह की एनर्जीज आ जाती हैं। एक होती पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। एक होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब मुझे एक बात बताएं कि स्ट्रॉन्ग के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एग्जैक्टली। आप देख रहे हैं कि एनर्जी का गैप जो है, स्प्लिटिंग जो ज्यादा हुई है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, जबकि पेयरिंग एनर्जी कम है। सर, पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल इन लो एनर्जी स्टेट, ये आपको पता है। ये आपको मुझसे ज्यादा पता है कि सर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लो एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। तो जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस आएगा, उसके केस में ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी ये ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। पीई पेयरिंग एनर्जी है, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयरिंग करना पसंद करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर और ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, ये करेंगे सर पेयरिंग। और ऊपर वाला जो Eg होगा ये रहेगा खाली, और ये होगा T2G। ठीक हो गया। ऊपर वाला जो होगा वो Eg, और नीचे वाला जो होगा वो रहेगा एम्प्टी। नीचे वाला फुल्ली फिल्ड हो जाएगा और ऊपर वाला एम्प्टी रहेगा। अब इस केस में देखिएगा कि सर यहाँ पर आप देखिए गैप कम है। अब यहाँ पे आपको नहीं लगता कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी।
तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे सर हाई एनर्जी में तो नहीं रह सकते, वो फिर जंप करके क्या करेंगे, स्प्लिट होंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इनकी क्या है, कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड मिलेंगे। कैसे, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये केस होता है वीक फील्ड लिगेंड का। किसी को ये बात नहीं समझ आई तो पूछ सकता है दोबारा से। और वीक के केस में आपने देखा हर्ट्ज रूल फॉलो हो रहा है। सर पेयरिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? पेयरिंग एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू काज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर हम इस तरह देखें तो फिर वो जो दूसरा केस है स्ट्रॉन्ग फील्ड, उसमें ऐसा लग रहा है कि उसमें ज्यादा होनी चाहिए। क्या ज्यादा होनी चाहिए? तो क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पे आपने स्प्लिटिंग देखी है, पेयर्ड से मुराद उसको करवाने के लिए चाहिए। ठीक है, समझ आ रही बात की, कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती वो पेयरिंग एनर्जी है। आपने गैप देखें जरा, क्या इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी, यहाँ से ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए? तो वो एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना पसंद करते हैं। समझ आई बात की? नहीं। देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका गैप कितना ज्यादा है, बी का ज्यादा गैप है या ए का, बताएं। बी का। तो बी का ज्यादा है। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप का अगर टू स्टोरी घर है, होम है, तो आप एक स्टोरी से नीचे जंप लगाना आसान होगा या दो स्टोरी से? जी, कहाँ सर पे? सीढ़ियाँ यूज। हाँ जी, जंप। हाँ जी, समझ नहीं आई आपकी बात की मुझे। सर इनको इनको लग रहा है कि पेयरिंग अगर ज्यादा होगी तो पेयर्ड अप होंगे, हालांकि आपने बताया कि वो तो आगे ऊपर जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है ना। हाँ जी, तो यही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इनको प्रॉब्लम क्या है। तो देखें, एक स्टोरी प्लॉट से नीचे आना आसान है, दो स्टोरी प्लॉट से नीचे आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाइट जी बढ़ सर, गई है। ये समझ आ गई है। तो जी। इन द सेम वे यहाँ पर नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो बहुत ज्यादा हाइट है। समझ आ रही बात की, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई है। स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई है तो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब समझ आई बात की या नहीं आई? ये पहले इस तरह कंफ्यूज कर गए थे सर कि यहाँ पर 3 पेड़ हैं और जबकि हाँ वहां जी, पे एक पेड़ है, इस सेंस में वो मिला गए थे इस वजह से। सही, चले खैर। अच्छा, आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर हम इसको देखते हैं फिर।